अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द लोडेड डॉग, जो कि लिखा है हेनरी लॉसन ने। आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद स्टोरी की सेटिंग देखेंगे, फिर कुछ टर्म्स देखेंगे और लास्टली हमारी समरी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Henry Lawson (1867–1922) was an Australian writer and bush poet। तो जो ये हेनरी लॉसन था 1867 में इसकी बर्थ हुई थी, पैदा हुआ था, 1922 में इसकी डेथ हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया का मुसन्निफ था और साथ ही बुश पोएट था। पोएट मतलब शायर, बुश मतलब रूरल एरिया। तो जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे उनको बुश पीपल या बुश मैन कहा जाता है। चूँकि ये जो मुसन्निफ था इसने वहाँ के आम लोगों के बारे में ज़्यादातर लिखा, तो इसको बुश पोएट कहा जाता है। Lawson is among the best known Australian poets and fiction writers of the colonial period and is often called as Australia's greatest short story writer। ये जो लॉसन था इसको जाना माना पोएट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये फ़िक्शन भी लिखता था। फ़िक्शन ऐसी कहानियाँ जो कि सच ना हो, जो कि एक राइटर अपने इमेजिनेशन से लिखता है। तो किस टाइम पीरियड में लिखता था? कॉलोनियल टाइम पीरियड में। कॉलोनियल टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड जब ब्रिटिशर्स और दूसरी कंट्रीज़ दुनिया के बाकी ममालिक में अपनी कॉलोनीज़ बना रही थी, और इसको ऑस्ट्रेलिया का ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है। Lawson in his short stories perfectly portrayed the life of people in Australia। लॉसन जो था इसने अपनी मुख्तसर कहानियों में ऑस्ट्रेलिया की जो लाइफ है, मतलब जो आम लोगों की जो ज़िंदगी है ऑस्ट्रेलिया में, उसको ज़ाहिर करा है। Lawson's short story The Loaded Dog is a part of his collection Joe Wilson and His Mates, which was published in 1901। तो इसकी एक बुक आई थी जो विल्सन एंड हिज मेट्स, तो जो कि पब्लिश हुई थी 1901 में, तो उसी का एक पार्ट है द लोडेड डॉग। तो लोडेड डॉग जो कि इसकी बुक है जो विल्सन एंड हिज मेट्स, उसी का एक पार्ट है जो कि पब्लिश हुआ था 1901 में। इसके बाद सेटिंग देखते हैं कि ये जो कहानी है ये कहाँ पे लिखी है, मतलब इसकी सेटिंग कहाँ है, कहाँ पे सेट हुई है। द लोडेड डॉग इज़ सेट ड्यूरिंग द गोल्ड रश एरा इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी सेटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। किस टाइम पीरियड में? गोल्ड रश एरा के टाइम पीरियड में। अब सबसे पहले समझते हैं ये गोल्ड रश एरा क्या था। गोल्ड रश एरा ऐसा एरा था जो कि 1851 में शुरू हुआ। गोल्ड रश era began in Australia in 1851। People from Britain and America and other countries started to rush to Australia in search of gold। तो गोल्ड रश एरा कब स्टार्ट हुआ? वो 1851 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें क्या होता था कि जो लोग थे वो ब्रिटेन से आ रहे थे, बरतानिया से आ रहे थे और अमेरिका से आते थे और दूसरी कंट्री से आते थे ऑस्ट्रेलिया में सोना ढूंढने के लिए। However, the comic elements hide the harsh living conditions of characters। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम पे लोगों की जो कंडीशन थी ना वो बहुत सख्त थी, मतलब उनकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि इनको कॉलोनीज़ बनाया था। तो जब इंडिया में भी हमने देखा, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कॉलोनी बनाई थी, तो यहाँ के जो मज़दूर थे उनको ज़्यादा पे नहीं करते थे, तो उनकी ज़िंदगी बहुत सख्त थी। तो वैसी ही ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया के लोगों की भी थी। लेकिन जो ये लोडेड डॉग हैं, लॉसन ने इसको ऐसे पोर्ट्रे करा है जिसकी वजह से ये जो हार्श रियलिटी है, ये जो इनकी हार्ड लिविंग है, इसको छुपाया है लॉसन ने। इसके बाद कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि आगे हमें हेल्प करेगी कहानी को समझने में, जो ये शॉर्ट स्टोरी है इसको समझने में। रिट्रीवर डॉग की एक ब्रीड है, वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो इमेज में भी आप देख सकते हैं कैसे मतलब जो एक रिट्रीवर है वो किस टाइप का कुत्ता होता है। These are large sized dogs used for hunting। They are known for their retrieving or bringing back skills। तो ये बड़े साइज़ के कुत्ते होते हैं जिनको शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक चीज़ के लिए फ़ेमस है कि ये चीज़ें वापस लाते हैं। अपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा कि कुत्ते के सामने अगर हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो कुत्ता उस चीज़ के पीछे भागता है और वो फिर उस चीज़ को वापस ले आता है जिसने भी वो चीज़ फेंकी होगी। तो ये है रिट्रीवर।
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक दूसरे टाइप का डॉग देखते हैं जो कि है कैटल डॉग। कैटल डॉग ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग्स, दिस ब्रीड ऑफ डॉग्स आर यूज टू कीप अ वॉच ऑन हर्ड्स ऑफ कैटल। तो इसको ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो किस्म है कुत्तों का, ये किसके इस्तेमाल में किया जाता है, जो कि मवेशी होते हैं या जो भेड़ होते हैं उनकी निगरानी में। तो उनको निगरानी रखने के लिए कुत्ता इस्तेमाल होता है। आप इमेज में भी देख सकते हो कैसा दिखता है ये। इसके बाद बात करते हैं कार्ट्रिज की। कार्ट्रिज बारूद, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि मेटल का बना होता है। अ सिलेंड्रिकल केस ऑफ मेटल और द लाइक फॉर होल्डिंग पाउडर, एक्सप्लोसिव पाउडर। तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि किसी भी धातु का बना होता है और या किसी दूसरे चीज़ से भी ये बना हुआ हो सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, पाउडर होती है, गन पाउडर वगैरह या एक्सप्लोसिव पाउडर, जो कि बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखते हैं शाफ्ट माइन। तो आप इमेज में भी देख सकते हो कैसा दिखता है, कैसे दिखती है एक शाफ्ट माइन। इन शाफ्ट माइनिंग वर्टिकल पोल्स आर मेड टू गेट एक्सेस टू द अंडरग्राउंड माइंस। तो शाफ्ट माइनिंग में क्या किया जाता है, वर्टिकली पहले मतलब सीधा ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद दिया जाता है और फिर उस गड्ढे के अंडरग्राउंड में फिर माइंस होती हैं। अब ये हम आगे भी देखेंगे कि मतलब क्या होती हैं ये शैफ्ट माइनिंग। और आपने केजीएफ मूवी में भी देखा होगा कि वर्टिकली जो मज़दूर हैं उसमें कि वो वर्टिकली एक लिफ्ट के थ्रू नीचे जाते हैं और फिर उसके अंडरग्राउंड काम करते हैं, वो मतलब माइनिंग का काम करते हैं। तो इमेज में भी आप देख सकते हो कि वर्टिकली कैसे ये टनल नीचे जाती है और फिर अंदर इसकी माइन होती है, मतलब फिर ये गोल्ड वगैरह वहीं से निकालते हैं। चलिए अब बात करते हैं समरी की। ब्रीफ समरी ऑफ द लोडेड डॉग। Andy Page, Jim Bentley and Dave Regan are three gold miners who live in Australian bushes. Andy Page, Jim Bentley और Dave Regan तीन दोस्त हैं जो कि गोल्ड माइनिंग का काम करते हैं, गोल्ड सोना निकालने का काम करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बुशेस में रहते हैं। बुशेस मतलब जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें रहते थे। दे माइन गोल्ड यूजिंग द टेक्निक ऑफ शैफ्ट माइनिंग। तो ये शैफ्ट माइनिंग के ज़रिए, एक टेक्निक है शैफ्ट माइनिंग, तो उसके ज़रिए ये सोना तलाश करते हैं। शैफ्ट माइनिंग क्या है, इन शैफ्ट माइनिंग वर्टिकल होल्स आर मेड टू गेट एक्सेस टू द अंडरग्राउंड माइंस। तो क्या किया जाता है शैफ्ट माइनिंग में, वो मैंने आपको बोला कि वर्टिकली पहले एक गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर उसके अंदर माइन होती है। अब ये मतलब बनाते कैसे हैं शैफ्ट माइनिंग, ये बनाते कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। दिस द थ्री डू बाय डिगिंग वर्टिकल होल्स एंड ब्लास्ट इट विथ कार्ट्रिज और बॉम्ब मेड विथ ओल्ड फैशन्ड गन पाउडर एंड टाइम फ्यूज़। तो ये तीनों अब ये शैफ्ट माइनिंग का काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वर्टिकली एक गड्ढा खोदते हैं, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं और फिर वहाँ पे बारूद रखते हैं। उस बारूद को एक रस्सी से कनेक्ट करते हैं, जो रस्सी बाहर जाती है, फिर बाहर से उस रस्सी को जलाते हैं। वो रस्सी जल के इस कार्ट्रिज जो ये बारूद है वहाँ तक आ जाती है और फिर ये जो बारूद है, ये बॉम्ब है, ये फट जाता है। तो इसी टेक्निक के थ्रू ये शैफ्ट माइनिंग, मतलब शैफ्ट माइनिंग यही टेक्निक है, तो इसी के थ्रू ये गोल्ड निकालते हैं, सोना निकालते हैं। At the beginning of the chapter, we see the three men searching for gold at Stony Creek. तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ये जो तीन दोस्त होते हैं ये सोने की तलाश करते हैं स्टोनी क्रीक में। स्टोनी क्रीक एक जगह है जहाँ पे सोना मिलता है। तो क्रीक बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे मतलब पानी उतना ज़्यादा गहरा नहीं होता। दिस क्रीक हैज़ लॉट्स ऑफ फिश इन इट। द थ्री फ्रेंड्स आर फॉन्ड ऑफ फिशिंग एंड बिसाइड्स दैट इट इज़ द ओनली फूड दे गेट क्विकली। तो ये जो क्रीक है, ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं और इन तीनों दोस्तों को मछलियाँ पकड़ना बहुत पसंद है। वो इसलिए भी क्योंकि ये एक वाहिद ग़िज़ा है जो कि इनको जल्दी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। If the friends got more fish, they could exchange the fish for meat with the butcher. अगर ये दोस्त ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं तो उस मछली के बदले इनको गोश्त भी मिल सकता है, क्योंकि ये कसाई से गोश्त लेंगे और फिर बदले में उसे मछलियाँ देंगे। एंडी, डेव एंड Jim used to catch the fish
from mud holes which were 6 or 7 feet deep by putting lots of mud in the hole so that fishes come out of water। तो एंडी, डेव और जिम जो था ये कैसे मछलियाँ पकड़ते थे? ये मछलियाँ जो हैं मड होल्स के थ्रू पकड़ते थे। मड होल्स मतलब इस क्रीक में जब पानी नीचे चला जाता था तो फिर गड्ढे बन जाते थे, मतलब कीचड़ में गड्ढे बन जाते थे जो कि 6 से 7 फुट गहरे थे। तो इन गड्ढों में मछलियाँ फंस जाती थी और फिर ये इन मछलियों को कैसे बाहर निकालते थे? उन गड्ढों में कीचड़ भर भर के उन मछलियों को बाहर निकालते थे, क्योंकि वो फिर ऊपर ऊपर को आती थी पानी के लिए और फिर ये इनको पकड़ते थे। द फ्रेंड्स वर स्कैर्ड ऑफ कैटफिश एज इट्स स्पाइक्स वर डेंजरस। ये जो 3 दोस्त थे इनको बस कैटफिश से डर लगता था, क्योंकि वो जो कैटफिश थी उसकी जो स्पाइक्स थे, उसकी जो कांटे थे वो बहुत डेंजरस थे, क्योंकि उसको कांटे होते हैं, एक तो साइड में उसके कांटे होते हैं और टेल पे भी उसके कांटे होते हैं, तो जो इनको चुभते थे। Andy and Dave were both pricked by spikes of catfish. Due to the pain, Dave could not sleep for 2 nights. It was when Dave was struck with the idea to blow the mud hole with a cartridge so they can catch many fishes at once without any danger. एंडी और जो डेव था, इन दोनों को ये जो कैटफिश थे इसके कांटे चुभे थे। तो और डेव जो था उसको इतनी पेन हुई थी कि वो 2 दिन तक सो ही नहीं पाया था। तो जब वो 2 दिन तक सो नहीं पाया तो उसके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम वही टेक्निक यूज़ करें जो कि हम शैफ्ट माइनिंग में यूज़ करते हैं, वही टेक्निक हम यहाँ पे भी यूज़ करें। इन मड होल्स को मतलब इसमें बारूद भर दे और फिर वहीं पे फोड़ दे, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ मर जाएगी और कोई ख़तरा भी नहीं होगा। मतलब हमें कैटफिश के जो कांटे हैं उनसे भी हम नहीं चुभेंगे। Andy likes the idea and starts executing it. Most of the time Dave comes up with the idea and Andy executes it. एंडी जो है इसको ये आइडिया बहुत पसंद आता है जो कि डेव ने दिया है, और मोस्ट टाइम पे क्या होता है कि डेव को कुछ आइडिया आता है और ये जो एंडी है यही फिर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, मतलब अंजाम तक पहुंचाता है। Andy makes a big cartridge which is 3 times the size of normal cartridge they used. तो एंडी जो है वो 3 गुना बड़ा कार्ट्रिज बनाता है उस कार्ट्रिज से जो कि वो शैफ्ट माइनिंग में यूज़ करते हैं। Andy uses the new gunpowder which he brought from Sydney. This he wraps inside a fabric cloth and puts a long 6-foot fuse to it so that fire can be lit from the shore. Andy जो है वो क्या करता है कि जो नई गन पाउडर इसने लाई है सिडनी से, सिडनी एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, उसी का यूज़ करता है ताकि जो बॉम्ब है वो सही तरीके से फट जाए। और ये फिर ये जो गन पाउडर है इसकी ये क्लोथ में रख देता है और उस क्लोथ को एक 6 फीट रस्सी से कनेक्ट करता है ताकि ये बाहर से ही मतलब रस्सी को जला दे और फिर एक्सप्लोजन अंदर हो और इनको कोई भी खतरा ना हो, और किनारे से ही रस्सी को ये जला दे और जो एक्सप्लोजन है वो पानी के अंदर हो, मछलियाँ उससे मर जाए। तो बेसिकली यही इसका आइडिया था, डेव का आइडिया यही था। ही टाइज द बैग with a thick whipcord, a woolen or cotton cloth used specially for making cartridges, and dips it in beeswax to make it waterproof. अब ये एंडी क्या काम करता है, इसको एक whipcord, एक ऐसा मटेरियल जो कि स्पेशली कार्ट्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका यूज़ करता है। पहले तो इन्होंने एक मतलब ऐसे ही एक फैब्रिक क्लोथ में इसको रैप किया था, अभी इसके बाद इसको whipcord से भी रैप करते हैं ताकि ये सही से वाटरप्रूफ बन जाए, इसके अंदर पानी ना चला जाए, और अगर इसके अंदर पानी चला गया तो एक्सप्लोजन पहले ही ख़राब होगा, फिर हम मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। On Dave's suggestion, Andy puts the cartridge into canvas. He puts many canvas layers around it and ties it with fishing wire. ये जो डेव है ये एंडी को एक और सजेशन देता है कि तुम इस बारूद को कैनवस से भी रैप करो। कैनवस एक टाइप का क्लोथ होता है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है बेसिकली ज़्यादा इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। तो वो फिर इसके ये जो बारूद है इस कैनवस को मतलब इससे रैप करता है।
कैनवस से इस बारूद को रैप करता है और फिर जो फिशिंग रॉड है, जो फिशिंग वायर है, मतलब जो धागा है, तो उसको लपेटता है इसके ऊपर ताकि ये सही से वाटरप्रूफ रहे। That day, Dave and Jim go for work and Andy stays back at their tent to cook. उस दिन डेव और जिम जो था वो काम पे चले जाते हैं। एंडी चूँकि इसको बारूद बनाना होता है, मतलब उसको सही से बनाना होता है, और दूसरी चीज़ कि इसको खाना पकाना होता है, तो ये उस दिन काम पे नहीं जाता। वो दोनों चले जाते हैं गोल्ड का काम करने, मतलब गोल्ड की तलाश में, लेकिन ये टेंट पे ही रहता है। Tommy, the pet dog of the three friends, which is a big black young retriever, stays with Andy and watches him work on the cartridge. जो टॉमी था, जो कि इनका पेट डॉग था, इन तीनों दोस्तों का जो पेट डॉग था, वो एक बड़ा सा यंग रिट्रीवर था। तो यंग रिट्रीवर मैंने पहले ही आपको बोला, एक ऐसा डॉग जो कि हंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एंडी के साथ ही रहता है और वो उसे देखता है कि जो एंडी हूँ वो कैसे बारूद बना रहा है। Tommy is described as a big, foolish dog which has an idiotic smile on his face. He had a habit of retrieving everything which the three friends threw away. टॉमी जो है इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि एक बड़ा सा डॉग था और ये बेवकूफ़ डॉग था जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, और इसकी एक आदत थी कि ये हमेशा चीज़ें वापस ले आता था। कि उन्होंने, अगर जो इसके दोस्त थे, अगर उन्होंने कोई भी चीज़ फेंकी है, चाहे वो मतलब अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर वो उनके काम भी ना आए तो ये इसको वापस ले जाता था, मतलब वापस उनके पास ले आता था। However, all of them love Tommy for good-heartedness and foolishness. लेकिन ये जो तीनों दोस्त थे, ये टॉमी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसकी बेवकूफ़ी के लिए भी, और क्योंकि वो दिल का सही था, दिल का अच्छा था, तो उसके लिए भी। Andy, putting the cartridge aside near the tent, starts his cooking work. Tommy then goes to see Dave and Jim, leaving Andy alone. एंडी जो है वो इस कॉटरेज को, वो इस बारूद को एक साइड में रख देता है टेंट के पास ही, और अपनी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको खाना पकाना होता है। और टॉमी जो है वो भी वहाँ से चला जाता है जिम और डेव को देखने। जिम सीज अ टिन विच हैज़ थिन नेक एंड थिंक्स दैट इट मेक्स द परफेक्ट केस फॉर कॉटरेज। ही ऑल्सो प्लान्स टू फिल द टिन विद सैंड एंड स्टोन्स टू इंक्रीज द एक्सप्लोजन। जिम जो था ये एक टिन देखता है, जैसे कि आज मतलब होते हैं, जैसे कोको कोला के उनके टिन होते हैं या स्प्राइट वगैरह इनके टिन होते हैं, तो ऐसे ही इसको एक टिन मिल जाता है, कैन मिल जाता है। वो सोचता है कि जो ये बारूद है मैं इसी में रख दूँ, ये इसी टिन में रख दूँ, क्योंकि ये इसके मतलब इसके साइज़ का है, तो ये इसमें परफेक्टली फिट होगा। और अगर कोई जगह बच भी जाती है तो मैं उसमें पत्थर और रेत रखूँगा, ताकि जब एक्सप्लोजन हो वो पत्थर तेज़ी से बाहर जाए, जिसकी वजह से मैक्सिमम मछलियाँ जो हैं वो मर जाएँ। Meanwhile, Jim and Dave come to tent along with Tommy and they relax by the fireside. तो इसी असना में जिम और डेव जो हैं वो भी अब टेंट पे आ जाते हैं, और उनके साथ टॉमी भी होता है, और ये तीनों बैठ जाते हैं जो आग है उसके साइड में। Tommy, not finding the cartridge, goes nosing around the tent to find it. As usual, he finds the cartridge while bringing it back. On its way, the fuse of cartridge gets lit up by the fire on which Andy was cooking. तो अब क्या होता है, टॉमी जब नहीं देखता कि कार्ट्रिज वहाँ पे नहीं है, क्योंकि एंडी जो है उसने किसी और जगह पे उसको रखा होगा, तो वो स्मेल से ढूंढने लगता है इस कार्ट्रिज को, इस बारूद को, और वो ढूंढता भी है। तो जब वो ढूंढता है, वो उन दोस्तों के पास इस बारूद को ले आना चाहता था, बट जब वो ले जाता है उन दोस्तों के पास, तो चूंकि एंडी जो है वो कुकिंग कर रहा होता है, तो उसने आग जलाई हुई होती है, तो उस आग से इसकी जो रस्सी है, बारूद की जो रस्सी है, वो जल जाती है। Andy, seeing Tommy carrying the cartridge which was lit up by the fire, runs even before his brain can respond to the situation. एंडी जब बस इतना देखता है कि टॉमी के मुंह में बारूद है, और जो इस
की वायर है, जो इसका मतलब जो इसकी रस्सी है वो भी जल चुकी है। तो बिना कुछ सोचे वो बस भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। द थ्री फ्रेंड्स रन फॉर देयर लाइव्स एंड टॉमी रन्स बिहाइंड देम होल्डिंग द कार्ट्रिज इन इट्स माउथ थिंकिंग ऑल दिस टू बी अ गेम। तो जो ये तीनों दोस्त हैं ये जब देखते हैं टॉमी को ऐसे तो ये भागने लगते हैं, क्योंकि उसके मुंह में कार्ट्रिज होता है, बारूद होता है, और उसकी रस्सी भी जल चुकी होती है। तो ये तीनों भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और टॉमी जो है वो उनके पीछे भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये एक गेम है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि मेरे मुंह में मतलब क्या है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन पे। जिम climbs a weak tree which is swinging. Unable to carry his weight, Tommy places the cartridge under the sapling. अब जिम जो है वो एक कमज़ोर दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि हवा में झूलती है, क्योंकि वो वीक ट्री होता है। तो ये जो टॉमी है ये सोचता है कि मैं जो ये बारूद है इसके नीचे ही रख दूँ। Seeing this, Jim climbs the tree even higher. The tree breaks and Jim falls to the ground and lands on his feet. Jim जब इतना देखता है कि टॉमी जो है उसने बारूद ट्री के नीचे रख दिया है, तो वो क्या करता है कि और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो ट्री है ये टूट जाता है और जिम नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अपने पैरों पे फिर से खड़ा होता है। Jim starts running and Tommy follows him. Jim falls into Digger's hole. Jim जो है वो भागने लगता है और जो टॉमी है वो उसका पीछा करता है, और जिम जो है एक गड्ढे में गिर जाता है। Jim yells and curses Tommy so it goes behind Dave. Jim जो है वो चिल्लाता है इस टॉमी के ऊपर, और जो डॉग है वो अब डेव के पीछे चला जाता है, उसके पीछे भागने लगता है। Dave hides behind a log, then runs towards a shanty, a small hut made of wood, and announces everyone about Tommy and the cartridge. डेव जो है वो एक लकड़ी के पीछे छुप जाता है, और उसके बाद एक शैंटी में, शैंटी क्या है, एक स्मॉल हट मेड ऑफ वुड, एक पब टाइप का होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही मतलब पब होते थे जो कि लकड़ी के बने हुए होते हैं। और वो जब पब में जाता है वहाँ पे लोग होते हैं, वो मतलब सबको बताता है कि सीन क्या है, कि टॉमी के मुंह में ऐसे कार्ट्रिज वगैरह है, तो वो सब कुछ बता देता है उनको। टॉमी एंटर्स इनटू द शैंटी एंड द बुशमैन रन इन ऑल डायरेक्शंस to hide themselves. Dave along with some men hide inside a wash house near the kitchen. टॉमी जब इस शैंटी में घुस जाता है, इस पब में घुस जाता है, जो बुशमैन है मतलब जो लोकल पीपल होते हैं तो वो भागने लगते हैं। डेव जो है वो खुद एक वॉश हाउस होता है जहाँ पे कपड़े धोते हैं, एक किचन मतलब जो किचन है तो उसके नज़दीक ही एक जगह छुप जाता है। ऑल मैन स्कोल्ड डेव फॉर हैविंग कम देयर एंड क्रिएटिंग कियोस। जो लोग हैं, जो बुशमैन होते हैं, वो डेव को डांटते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए और इतनी अफरा तफरी क्यों मचाई। टॉमी गोज टूवर्ड्स द किचन, अ विशियस क्रूल येलो कैटल डॉग कम्स इन इट्स वे। टॉमी जो है वो अब किचन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पे एक कैटल डॉग मिल जाता है जो कि येलो कलर का होता है। कैटल डॉग भी मैंने आपको पहले ही समझाया था, एक ऐसा डॉग जो कि मवेशी जो हैं उनकी निगरानी में काम आता है। तो उसका सामना इसी येलो कैटल डॉग से होता है। टॉमी का सामना अब येलो कैटल डॉग से होता है। पीपल अराउंड द कैटल डॉग वांटेड टू शूट और पॉइजन इट फ्रॉम लॉन्ग। जो आसपास के लोग थे वो यही पहले से यही चाहते थे कि जो ये कैटल डॉग है तो वो इसको मारना चाहते थे, या तो जहर देना चाहते थे या इसको गोली मार देना चाहते थे। द कैटल डॉग अटैक्स टॉमी बाय होल्डिंग हिम एंड बाइट्स हिम। तो ये जो कैटल डॉग है जिसका टॉमी के साथ सामना हुआ है, ये टॉमी को काटता है। टॉमी ड्रॉप्स द कार्ट्रिज, गिव्स अ टेरिफिक येल एंड रन्स फ्रॉम देयर इनटू द बुश। टॉमी जो है वो इस बारूद को वहीं पे गिरा देता है और फिर भौंक के वहाँ से चला जाता है और किसी जगह पे छुप जाता है, मतलब बुशेस जो फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पे चला जाता है। द येलो डॉग फॉलोज हिम फॉर अ वाइल एंड रिटर्न्स टू सी द ऑब्जेक्ट टॉमी हैज़ ड्रॉप्ड। तो ये जो येलो डॉग है ये कुछ देर तक इसका पीछा करता है, लेकिन फिर ये वापस आ जाता है और देखता है कि टॉमी जो है उसने कौन सी चीज़ ड्रॉप करी है, कौन सी चीज़ छोड़ी है। द येलो डॉग स्टार्ट स्निफिंग इट, द कार्ट्रिज एट दिस पॉइंट बर्स्ट्स हार्ड किलिंग द येलो डॉग। ये जो येलो डॉग है
ये इसको सूंघने लगता है, और जो ही ये इसको सूंघता है ये जो बारूद है ये फट जाता है, और इतनी ज़ोरों से फटता है कि ये जो डॉग होता है इसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, मर जाता है वहीं पे। द किचन गेट्स शेकन ड्यू टू द ब्लास्ट एंड इज देयर इज थिक क्लाउड ऑफ डस्ट अराउंड द प्लेस। जो किचन है वो हिलने लगता है इस ब्लास्ट से, क्योंकि इतनी ज़ोरों से ब्लास्ट हुआ है इस एक्सप्लोजन से, क्योंकि 3 गुना पहले ही इसने जो एंडी है उसने 3 गुना पहले ही ये बड़ा बनाया था उस बारूद से जो कि ये शेफ्ट माइनिंग में यूज़ करते हैं। तो एक्सप्लोजन भी इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से जो किचन है वो भी हिल गया, और जो जहाँ पे इसका एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पे धूल का एक बादल बन गया। With the vanishing dust vanishes all dogs yelping out. 2 of them are reported to have gone to their birthplace 30 miles away. जब ये धूल जो है ये ख़त्म हो जाती है, सारे जो कुत्ते हैं वो भाग जाते हैं और भौंक के भाग जाते हैं, और जो 2 डॉग हैं उनमें से वो मतलब इतना खौफ उनको हो जाता है इस चीज़ से कि वो उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनकी बर्थ हुई थी, जो कि इस जगह से 30 मील दूर है। तो आप देख सकते हो कि उन कुत्तों को कितना ज़्यादा खौफ हो गया इस बॉम्ब से। All these dogs are so terrified that they do not come around this place until next evening. A one-eyed who was near the explosion hates the smell of gunpowder forever. अभी ये जो बाकी जो कुत्ते थे जो कि आसपास थे, जिन्होंने ये एक्सप्लोजन देखा या सुना, तो उनको इतना ज़्यादा खौफ हुआ कि दूसरे दिन की शाम तक वो उस जगह के आसपास भी नहीं भटके। और एक कुत्ता जो कि जिसकी अब एक ही आंख बची है, क्योंकि दूसरी आंख एक्सप्लोजन की वजह से ख़त्म हो गई, तो ज़िंदगी भर के लिए अब ज़िंदगी भर के लिए उसे अब ये जो गन पाउडर है इससे नफ़रत है, इसकी स्मेल से नफ़रत है। द बुशमैन एंड देयर वाइव्स हैव अ हॉटी लाफ टू द इंसिडेंट। जो लोकल लोग थे, जो कि आसपास के लोग थे और उनकी जो बीवियाँ थी, तो उनने बहुत ज़्यादा हंसा इन इंसिडेंट पे, और इनका डे इसी से बन गया। डेव अपोलोजाइजेस टू एवरीवन व्हेन थिंग्स हैड सेटल्ड डाउन अ बिट एंड गोज़ बैक टू देयर कैंप। डेव जो है वो हर किसी को माफ़ी मांगता है कि हमारी वजह से आपको ये परेशानी हुई या शैंटी वगैरह में वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो वो हर किसी को माफ़ी मांगने लगता है जब उसे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो चुकी हैं। तो और उसके बाद उन सबको माफ़ी मांगने के बाद वो अपने कैंप पे चला जाता है। जो टॉमी है उसके बारे में बात हो रही है। टॉमी कम्स अराउंड द डेव एंड लैशेस डेव्स लेग विद हिज टेल। तो जो ये टॉमी है, क्योंकि इसने इतना बड़ा कांड किया है तो इसके बाद इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी अपने कैंप पे चला जाता है जहाँ पे इसके तीनों दोस्त होते हैं, और ये जो डेव है इसकी टांग को अपनी जो पूँछ है उससे सहलाता है, जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं हो। टॉमी has the longest and broadest smile of satisfaction on its face for all the fun he had that afternoon. ये जो टॉमी है इसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है कि मतलब ये मुतमईन है कि मैंने कुछ किया है, मतलब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हुआ, बस इसे मज़ा आ गया, इसके लिए यही चीज़ मैटर करती है खाली। एंडी चेन्स टॉमी सेफली एंड गेट्स बैक विद हिज कुकिंग वर्क। ये जो एंडी हैं ये टॉमी को अब बांध देता है ताकि ये इनको फर्दर डिस्टर्ब ना करे, और अपने खाना पकाने का काम जो है उसे कंटिन्यू करता है। डेव गोज़ टू पुल आउट जिम फ्रॉम द डिगोर्स होल। डेव अब जाता है जिम को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो सिटल अभी मतलब उसी गड्ढे में फंस चुका होता है, क्योंकि जब टॉमी उसके पीछे पड़ जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है, वो सिटल उसी गड्ढे में है। A few days later, some bushmen used to make fun of Dave by asking how is the fishing going on. अब कुछ दिनों बाद जो आसपास के लोग थे वो डेव का मजाक उड़ाते हैं ये पूछ के कि डेव तुम्हारी फिशिंग कैसी चल रही है, क्योंकि फ़िशिंग के बेसिस पे ही इनका ये मतलब
इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली ये फिशिंग करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना चाहते थे, और इनके साथ देखो इनके साथ क्या हुआ, ना तो इन्होंने मछलियाँ पकड़ी, उल्टा इनको लोगों को माफ़िया मांगनी पड़ी कि हमारी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।